नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया मंच। मैं हूं उमाशंकर राय। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। हम बात करेंगे महागठबंधन में बनी सहमति की। हम बात करेंगे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने के पीछे की राजनीतिक मजबूरियों की। हम बात करेंगे कि राजद कांग्रेस की एकता कितनी वास्तविक, कितनी अस्थायी और मजबूत है। महागठबंधन में इतनी उठापटक क्यों हुई और इस राजनीतिक सगाई का भविष्य क्या है। हम बात करेंगे बिहार की राजनीति आगे क्या करवट लेने जा रही है। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि मुकेश सहनी के साथ एक दो और उप मुख्यमंत्री बनाने की बात क्यों की गई। हम यह भी बताएंगे कि किन 11 सीटों पर महागठबंधन के बीच दोस्ताना संघर्ष हो रहा है। अंततः महागठबंधन में एकता बन ही गई और सीएम फेस का ऐलान भी हो गया। अंततः मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम फेस घोषित कर ही दिया गया। लेकिन इसके पूर्व हमने देखा कि सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में कैसी सिर फुटबॉल हुई। दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी के अंतिम दिन ही महागठबंधन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाया, जिसमें कांग्रेस ने अंततः राजद के दबाव के आगे झुकते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। वहीं राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने मुकेश सहनी के दबाव के आगे झुकते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दो और डिप्टी सीएम बनाने की बात भी कह दी। हालांकि यह घोषणा विभिन्न जातियों समुदायों को खुश करने के लिए की गई, लेकिन इसका एक मकसद मुकेश सहनी के राजनीतिक कद को छोटा करना भी है, क्योंकि एकमात्र डिप्टी सीएम होने से सहनी की राजनीतिक हैसियत काफी बड़ी हो जाती। हालांकि एकता बनने के बावजूद 11 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों में दोस्ताना संघर्ष भी हो रहा है, जिससे अच्छा संकेत तो नहीं ही जा रहा है। वैसे शुरू में 15 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई थी, लेकिन बाद में 4 सीटों पर समझौता हो गया। शुरुआत में जो खबरें आ रही थी उसके अनुसार महागठबंधन में सब कुछ तय है और बस घोषणा करना ही बाकी है। लेकिन जैसे जैसे नामांकन की स्थिति बीतती गई, गठबंधन में दरार दिखने लगी। एकाध मौके ऐसे भी आए जब महागठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया था। एकता के बावजूद दो पार्टियों ने गठबंधन से नाता तोड़ ही लिया। ये पार्टियां हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपतिनाथ पारस की लोजपा। इन कारणों से अगस्त में हुई वोटर अधिकार यात्रा और एसआईआर विरोधी आंदोलन से विपक्ष के पक्ष में जो मोमेंटम बना था वह कमजोर हो गया। वोटर अधिकार यात्रा में एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन आदि के शामिल होने से विपक्ष की चट्टानी एकता दिखी थी, लेकिन वह एकता झामुमो की नाराजगी से बिखरती नजर आई है और इसका खामियाजा विपक्ष को निश्चित रूप से इस चुनाव में उठाना पड़ सकता है। यह समझना जरूरी है कि आखिर राजद कांग्रेस के बीच सिरफुटबॉल की यह स्थिति क्यों आई। इसके ऊपरी कारण जो रहे हों, इसका वास्तविक कारण कुछ और ही है। दरअसल दो दल आपस में गठबंधन इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी वैचारिकी में कुछ समानता होती है और उनका कोई प्रबल साझा विरोधी होता है। ऐसे ही प्रबल राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए गठबंधन पार्टियों की राजनीतिक मजबूरी बन जाती है। लेकिन ये गठबंधन तब कमजोर पड़ने लगता है जब इसके घटक दल एक ही वोट बैंक को हथियाने के लिए जोर आजमाइश करने लगते हैं। और यदि इस राजनीतिक जोर आजमाइश के भविष्य में बड़े राजनीतिक संघर्ष में बदलने की संभावना हो तो चुनावी गठबंधन अधिक देर तक टिकता नहीं है। ऐसा ही कुछ राजद और कांग्रेस के बीच हो रहा है। कांग्रेस की बिहार में राजनीतिक जमीन 3 दशक पहले छिन गई थी और वह इसे पाने के लिए कवायद में लगी है। इसके तहत वह ईबीसी, ओबीसी, दलित, एसटी व अक़लियत को अपने पाले में लाना चाहती है, जो राजद, जदयू, लोजपा का भी वोट बैंक रहा है।
ऐसे में यदि बिहार चुनाव में भाजपा कमजोर होती है तो राजद कांग्रेस के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़नी तय है। भूतकाल की बात करें तो आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो अपना वोट बैंक बनाया उसमें सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक शामिल थे। इन तीनों के कांग्रेस के साथ जुड़ने के अपने अपने कारण थे। आज़ादी से पूर्व और उसके बाद 4-5 दशक तक भारत कृषि प्रधान देश कहलाता था। सामाजिक व्यवस्था सामंतवादी थी और खेती की भूमि सबसे बड़ी संपदा होती थी। पूंजी की प्रधानता नहीं थी। आमतौर पर सवर्ण समाज सामंतवादी मानसिकता वाला था, संपदा पर उसका अधिक कब्जा था। आज़ादी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी और पसंदीदा पार्टी थी, सबसे ताकतवर पार्टी थी। इसलिए सामंती तत्व अपनी स्थिति बचाने तथा सत्ता पर नियंत्रण के लिए कांग्रेस के पाले में जाने लगे। आज़ादी के 1-2 दशक के बाद कांग्रेस को भी चुनाव जीतने के लिए इन सामंती तत्वों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद सवर्ण और सामंती तत्वों का अभी भी समाज पर व्यापक प्रभाव था। हालांकि उस समय आरएसएस के राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर जनसंघ मौजूद था, जो आज की भाजपा का पूर्व संस्करण था, लेकिन जनसंघ के सत्तासीन होने की संभावना नगण्य थी। इसलिए सवर्ण समाज कांग्रेस से जुड़ा रहा। वहीं कांग्रेस के प्रबल प्रतिद्वंदी रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा दिया तो सवर्ण समाज और मजबूती से कांग्रेस के साथ जुड़ गया। दलित कांग्रेस से इसीलिए जुड़े क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने विभिन्न योजनाएं चलाकर उन्हें अपने पाले में किया। सामंती ढांचे वाले समाज में संविधान के द्वारा सबको सम्मान दिलाने का श्रेय कांग्रेस को ही मिला। जिस समुदाय के लिए 1000 सालों से किसी ने कुछ नहीं किया, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी बात थी, इसीलिए वे कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। आज़ादी के समय द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर देश का विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना। उसी समय आरएसएस, हिंदू महासभा आदि भारत को सामंती ढांचे वाला हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन संविधान के तहत भारत को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। इसका भी श्रेय कांग्रेस को मिला और उसके नेताओं को मिला। इसीलिए मुसलमान कांग्रेस के स्वाभाविक मतदाता बन गए। इस तरह सवर्ण, दलित, आदिवासी व मुस्लिम वोटों के साथ ही कुछ ओबीसी वोटों के सहारे कांग्रेस चुनाव जीतती रही। आज़ादी के समय कांग्रेस गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी थी। इसीलिए उसके नैतिक बल के कारण भी पार्टी संपूर्ण भारत में स्वीकार्य हुई। लेकिन जैसा कि लोकतांत्रिक देशों में होता है, सत्तासीन पार्टी का प्रभाव क्रमशः छिन्न होता जाता है और उसके मुकाबले दूसरी राजनीतिक शक्तियां उभरती हैं। यही कांग्रेस के साथ भी हुआ। समय के साथ नए राजनीतिक समीकरणों के उदय के कारण कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे छिजता गया। 1990 के बाद सब कुछ एकाएक बदल गया। इसका एक कारण राजीव गांधी का आकस्मिक निधन भी रहा। उनके बाद कांग्रेस का नेतृत्व संभालने वाले पीवी नरसिम्हा राव ने भाजपा व अन्य पार्टियों को उभरने का भरपूर मौका उपलब्ध कराया। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दे दिया। उसी समय भाजपा ने हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन का सूत्रपात किया। ये दोनों ही स्थितियां कांग्रेस के लिए बेहद कठिन थी। देश में जोर शोर से मंडल और कमंडल की राजनीति चल पड़ी। राजीव गांधी का निधन, नरसिम्हा राव की अपनी राजनीति और मंडल कमंडल के संघर्ष ने सवर्ण और मुसलमानों दोनों को कांग्रेस से अलग कर दिया। सवर्ण भाजपा के साथ हो गए और मुसलमान जनता दल परिवार की पार्टियों, यूपी में बहुजन समाज पार्टी के साथ तो बिहार में जनता दल परिवार की पार्टियों के साथ चले गए। इस तरह कांग्रेस हिंदी प्रदेश में निराधार हो गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की उपस्थिति तो रही, लेकिन सत्ता दूर ही रही। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में कांग्रेस ने
सरकारें जरूर बनाई, लेकिन 2004 के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इन राज्यों में खारिज कर दिया गया। अंततः कांग्रेस ने 2019 के बाद से भाजपा के कमंडल के मुकाबले में मंडल की राजनीति को अपना लिया। राहुल गांधी जगह जगह पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। आरक्षण में 50% की सीमा को हटाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस SC, ST, OBC की राजनीति कर रही है। इन समुदायों के वोटों पर राजद, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, बहुजन समाज पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि भी अपना अधिकार मानते रहे हैं। ऐसे में भविष्य में कांग्रेस राजद, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला तय है। कांग्रेस की नज़र जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक अति पिछड़ों, महादलितों पर भी है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं और जदयू का भविष्य अनिश्चित है। जदयू के इस वोट बैंक पर RJD की भी नज़र है, इसलिए इस बार सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में जो तनाव उभरा वह अस्वाभाविक नहीं था। वैसे RJD कांग्रेस के बीच टकराव 2000 के बाद 2 बार और हुआ है। 2004 का लोकसभा चुनाव RJD, कांग्रेस और LJP यानी लोजपा ने मिलकर लड़ा था। राजद ने 28, लोजपा ने 8 और कांग्रेस ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें राजद ने 22, लोजपा ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। लेकिन जब 2005 की फरवरी में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस व लोजपा ने राजद से गठबंधन तोड़ लिया था। हालांकि केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में राजद बना रहा और लालू प्रसाद रेल मंत्री बने रहे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लोजपा ने राजद के साथ नहीं बल्कि अलग होकर गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। RJD को राजद को 75, जनता दल यू को 55, भाजपा को 37, लोजपा को 29 व कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। लेकिन 2005 के नवंबर में ही जब विधानसभा चुनाव दोबारा हुआ तो कांग्रेस लोजपा से अलग होकर राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा गठबंधन की जीत हुई थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। इस बार जदयू ने 88, भाजपा ने 55, राजद ने 54 और लोजपा ने 10 व कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस राजद का गठबंधन टूट गया। करवाहट इतनी बढ़ी कि राजद ने कांग्रेस की सिटिंग सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतार दिए। परिणाम स्वरूप कांग्रेस मधुबनी और औरंगाबाद की सीटें हार गई, लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में किशनगंज की सीट आ गई। इस तरह कांग्रेस ने 2004 में जहां 3 सीटों सासाराम, मधुबनी और औरंगाबाद में जीत दर्ज की थी, वहीं 2009 में उसे 2 सीटों सासाराम व किशनगंज में जीत मिली। सासाराम स्वर्गीय जगजीवन राम की सीट रही है और दोनों बार यहां से उनकी पुत्री मीरा कुमार ने जीत दर्ज की थी। बदले में कांग्रेस ने भी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध डॉक्टर शकील अहमद को उतार दिया था और यहां से जदयू के रंजन यादव ने लालू यादव को हरा दिया था। हालांकि लालू यादव सारण सीट से जीतकर लोकसभा पहुंच गए थे। इस बार फिर महागठबंधन की पार्टियां एकता की बातें कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद 11 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष भी हो रहा है। इन 11 सीटों में 5 सीटों पर कांग्रेस और राजद के बीच संघर्ष है, जिनमें कहलगांव, वैशाली, नरकटियागंज, सिकंदरा व सुल्तानगंज की सीटें हैं। 4 सीटों बछवाड़ा, राजापाकर, बिहार शरीफ व करगहर में कांग्रेस व भाकपा के बीच टकराव है। चैनपुर में RJD व VIP आमने सामने है तो बेलदौर में कांग्रेस के सामने IP गुप्ता की पार्टी है। यानी 11 में से 10 सीटों पर कांग्रेस ही दोस्ताना संघर्ष में फंसी हुई है। यह बताता है कि भविष्य में राजद और कांग्रेस की राहें अलग हो सकती हैं। सब कुछ इस पर निर्भर है कि इस चुनाव में भाजपा कैसा प्रदर्शन करती है। यदि भाजपा का प्रदर्शन बेहतर होता है तो गठबंधन कायम रहेगा, क्योंकि एक
प्रबल साझा विरोधी को हराने के लिए इन पार्टियों को आपस में समझौता करना ही पड़ेगा, यह उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी। लेकिन यदि भाजपा कमजोर होती है तो महागठबंधन का यह जोड़ ढीला भी पड़ सकता है। महागठबंधन की ओर से वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। खबरों के मुताबिक सहनी महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता में नहीं पहुंच रहे थे। कांग्रेस व राजद ने उन्हें डिप्टी सीएम घोषित करने की बात जब मान ली तब वे प्रेस वार्ता में पहुंचे। हालांकि एक से अधिक डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा कर राजद व कांग्रेस ने मुकेश सहनी के कद को बड़ा होने से रोक दिया है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी सरकार अगर बनेगी तो 2 और उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनमें एक मुस्लिम और एक सवर्ण समाज का हो सकता है। बहरहाल सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के परिणामों पर टिकी हुई है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।